चलो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अगर याद होगा आप लोगों को, तो नोट नंबर 8 तक का समझा दिया था। नोट नंबर 8 किस बारे में था? इनकम टैक्स, है ना। इनकम टैक्स के बारे में था। एक छोटा सा इसके ऊपर रिवीजन लेते हैं, क्योंकि ये बार बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। बड़ा क्वेश्चन अगर आया तो आपको क्वेश्चन में इनकम टैक्स के प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा और इनकम टैक्स के प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा, है ना समर। ये दोनों का क्या दिया रहेगा आप लोगों को? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा। ये कहां मिलेगा आपको? बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ये याद रखना, इसकी और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की कहीं पे भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में एंट्री नहीं करते। एंट्री किसकी करते हैं? इसकी और इसकी करते हैं। कहां पर एंट्री करते हैं? जब अपन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं ना, तब इसको वहां पर हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और जब अपन ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं, तो लास्ट में है ना इनकम टैक्स पेड को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है, हमको ओपनिंग बैलेंस तो दे देगा, क्लोजिंग बैलेंस दे देगा, और इन दोनों में से कोई एक आइटम दे देगा। या तो इनकम टैक्स पेड दे देगा, या तो फिर क्या दे देगा? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये दोनों में से कोई एक आइटम दे देगा। मतलब ये दोनों तो देगा ही देगा, साथ में ये दे देगा या फिर ये दे देगा। तो आप तीन चीज पता है चार में से, तो चौथी चीज निकाल सकते हो कि नहीं? अगर आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा इस अकाउंट का? ये आएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अगर आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? इनकम टैक्स पेड आ जाएगा। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को क्लास को वाइंड अप करते समय ये बताया था कि कभी कभी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस बस दिया रहता है और ये दोनों अपने को मिसिंग कर देता है, नहीं दिया रहता है। तो हम ओपनिंग वाले के बराबर का क्या मानते हैं? इनकम टैक्स पेड। और क्लोजिंग वाले के बराबर का क्या मानते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर मानते हैं। ठीक है। इसमें और इससे ज्यादा सिखाने लायक मेरे पास और कुछ है नहीं। तो अब नोट नंबर 8 के बाद अपन आ जाते हैं नोट नंबर 9 के ऊपर। नोट नंबर 9 किस बारे में है? एसेट अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो इसमें करते हैं, और दूसरा ये इनकम टैक्स वाले में करते हैं, और तीसरा है ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में करते हैं। तो सिस्टमेटिकली अगर आप इस चीज को समझोगे तो, और देखो दो चीज होती है, एक तो हम जो चीज पढ़ रहे हैं ना वो सिस्टमेटिकली हमारे दिमाग में आनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको उसमें परफेक्ट बनाएगी आपकी प्रैक्टिस। ये दो काम अगर आप परफेक्टली करके चलते हो तो आपको ये चैप्टर में अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, नहीं तो ये चैप्टर हवा में उड़ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा? एसेट अकाउंट। मोबाइल साइलेंट कर लो। एसेट अकाउंट। सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के नीचे क्या लिखा है मैंने? ओपनिंग WDV। ठीक है। फिर यहां पर आपको क्या दिख रहा है? बैंक अकाउंट। मतलब ये एंट्री कब होगी? जब आप एसेट परचेस करोगे। ये वाली एंट्री क्या नाम से हुई है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब एंट्री करेंगे? जब आपको एसेट बेचने पर क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ये वाली एंट्री कब करना है? जब आप डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हो, लेकिन डेप्रीशिएशन कौन सा वाला? करेंट ईयर का। और ये वाली एंट्री कब करनी है? जब आप एसेट बेचोगे तब। और लास्ट वाली एंट्री जो है लॉस। एक मेरे से एंट्री छूट गई है, मिस हो गई है, मैं उसको यहां पर लिख दे रहा हूं, क्लोजिंग बैलेंस की। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं भी। बाय क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग WDV। अब ये चीज है ना आप लोगों के क्वेश्चन में बहुत अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। तो मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने रख रहा हूं, उसके बेस पे फिर अपन इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एंट्री कौन सी कहां पर करना है वो आप लोग समझ गए। ये तो अपन 11वीं में डेप्रीशिएशन चैप्टर में पढ़ते भी थे, कोई नया मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं किया है। ठीक है, ये जो अकाउंट बनाया है मैंने, ये 11वीं में हमने डेप्रीशिएशन चैप्टर पढ़ा है, उसी का है। फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे आप लोग BCom में। ठीक है, तो उसी के बेस पे और कुछ नहीं है। बस आप लोगों को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन किस ढंग से दी रहेगी उससे अपने को इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो ये एग्जाम्पल है ना, इसको लिखना मत, मैं समझाने के लिए बस वो कर रहा हूं। आपको हमेशा 2 साल की बैलेंस शीट देखने को मिलेगी क्वेश्चन में। मान लो
24 और ये 2000 क्या है 23। प्लांट एंड मशीनरी, यहां पर है 4 लाख और यहां पर है 2 लाख, यहां पर ले लो 3,70,000 रुपए। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। और नीचे क्या लिखा हुआ मिलेगा, डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ₹50,000। बस ऐसी इंफॉर्मेशन निकलेगी। ये क्या है, प्लांट मशीन। ये क्या होता है, एसेट होता है। साल कौन सा है ऊपर में 2024 और ये कौन सा है 23, मतलब करंट ईयर हमारा कौन सा ये, और ये प्रीवियस ईयर ये था 370। ठीक है, तो ये जो है ना ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। और ये क्या कहलाएगा, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। एक बार आप लोग अपने अकाउंट को देख लो, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी की एंट्री कहां करते हैं, यहाँ पे करते हैं, और क्लोजिंग वाली की एंट्री कहां करते हैं, यहाँ पर। ठीक है, यहां पर कहीं पे मैंने एसेट को बेच रहा है ऐसा लिखा है क्या, तो आप एसेट बेच नहीं रहे हो ना, तो आप ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये 3 एंट्री को जो मैंने हाईलाइट किया है, कौन कौन सी 3 एंट्री, प्रॉफिट या लॉस की एंट्री और एसेट बेचने की, ये तभी आपको करना है जब आप एसेट बेच रहे हो, नहीं तो उसके अलावा ये एंट्री नहीं करना है। तो अभी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मिल गया और क्या मिल गया, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मिल गया। और डेप्रीसिएशन करेंट ईयर में चार्ज किया गया है कितना, 50,000। तो डेप्रीसिएशन जो करेंट ईयर में चार्ज करते हैं उसकी एंट्री कहां करते हैं, यहां पे। मतलब आपको क्वेश्चन में ये दिया है, ये दिया है, और क्या दिया है, ये एसेट बेच रहे हैं, तो वो 3 एंट्री को भी इग्नोर करो। तो क्या बच गया, एसेट परचेज। तो जो मिसिंग फिगर, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा, एसेट परचेज आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं, चलो। ओपनिंग कितना था, 3,70,000। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितना था, 4 लाख। करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना था, चलो अब ये अकाउंट को टोटल करो तो कितना आएगा, 4,50,000। 450 माइनस 370 करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ गया आपका बैंक अकाउंट, मतलब एसेट परचेज। कितने रुपए का, अब इसका कर क्यों रहे, ऐसा कर क्यों रहे हम, इसके पीछे कारण क्या है, सुनो मेरी बात। जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन करते, काहे की कैलकुलेशन करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो एक्सपेंस के हैं उसको क्या करते हैं, एडबैक करते हैं। तो ये डेप्रीसिएशन क्या होगा हमारा, ऐड होगा। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये। आ गई बात समझ में। दूसरा, एसेट परचेज, एसेट परचेज किए तो पैसा गया है हमारे पास से, तो ये कैश आउटफ्लो है। ये क्या है, कैश आउटफ्लो। और मैंने बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कनेक्शन किससे होता है, एसेट्स से। तो एसेट खरीदे हैं तो पैसा गया, तो ये कैश आउटफ्लो है कौन सी एक्टिविटी का, अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आए नहीं है, लेकिन उसका कनेक्शन स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था किससे है, इन्वेस्टिंग से है, एसेट से है। तो एसेट खरीदे मतलब पैसा गया होगा तो माइनस करेंगे। तो ये ओपनिंग का कुछ नहीं करना है, क्लोजिंग का कुछ नहीं करना है। डेप्रीसिएशन कितना चार्ज किए और कोई एसेट खरीदे बेचे तो उसका अपने को हिसाब लेना है यहाँ। ये वाला कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रीसिएशन, और ये वाला कौन सी एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, चलो ये एग्जांपल समझ में आया। अब मैं इसके अलावा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसका फोटो लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, वो क्वेश्चन बनाते बनाते आप लोग को दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, मैं नहीं चाह रहा हूं कि इसको आप कहीं पे नोट करके रखो, बस ध्यान रखने के लिए, कभी रिकॉल करना है तो उसके लिए ले सकते हो। आगे बढ़ जाए।
बस ऐसा लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा लिखा हुआ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, तो हम इससे क्या समझ पाएंगे? क्वेश्चन में प्लांट मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 3 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? कहीं पे कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो इससे आप क्या समझते हो? इसके लिए अब अकाउंट बनाने मत बैठ जाना, पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, बाद में कितने की हो गई, मतलब पक्का जो 30,000 का डिफरेंस है वो क्या होगा? डेप्रीसिएशन होगा। ठीक है, 3 लाख माइनस 270 तो कितनी अमाउंट आएगी? 30,000। तो ये 30,000 रुपए क्या है? डेप्रीसिएशन, और कोई परचेज सेल नहीं हुआ एसेट का। ये समझ में आ गया? इसके लिए और कोई एग्जांपल लिख नहीं रहा हूं मैं। अब बस एक चीज जो आएगी वो कंफ्यूज करती है, इस तरीके से कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्लांट और मशीनरी क्या लिखा है? एट कॉस्ट, मतलब लागत मूल्य पर। उसके बाद क्या लिखा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का मतलब होता है हिंदी में संचित ह्रास। पहले आप लोग एक चीज बताओ, इससे आप लोग मतलब इसकी जानकारी रखते हो कि नहीं रखते हो, इसका मतलब क्या होता है? आप बता सकते हो समर, ये क्या है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? हाँ ठीक बोल रहे हो, आप बता सकते हो तारनी? संचित ह्रास, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और किसी को पता है? सर हाँ बोलो। मतलब जो मशीनरी या जो प्लांट ले रहे हैं जो एसेट का जो पूरा टोटल डेप्रिसिएशन उसको बोलते हैं, करंट ईयर का अलग से लेते हैं। ठीक है, आप बता सकते हो अक्षत? ठीक है, सुनो मेरी बात। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हम एसेट अकाउंट बनाते हैं तो हम एसेट जब खरीदते हैं तो एसेट की वैल्यू को उसमें डालते हैं, और डेप्रिसिएशन भी हम उसी अकाउंट में डालते जाते हैं। ऐसा करते हैं जब खरीदे, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो हमने 1 लाख रुपए की एसेट खरीदी, इसके ऊपर साल भर में कितने का डेप्रिसिएशन लगा? 20 लाख, 20,000 का। तो साल के आखिरी में कितने की बच गई? तो हम उसी अकाउंट में एसेट की भी वैल्यू डाल रहे हैं और उसी अकाउंट में क्या कर रहे हैं? डेप्रीशिएशन भी डाल दे रहे हैं। फिर अगले साल आएगा, फिर अगले साल वही करते जाएंगे। मतलब मशीन की जो वैल्यू दिखेगी हमको, एसेट की जो वैल्यू दिखेगी, वो किस पर दिखेगी? वो अपलिखित मूल्य पर। कौन सा वैल्यू? अपलिखित मूल्य, मतलब WDV पर दिखती रहेगी, मतलब जो डेप्रीशिएशन लगने के बाद आती है। लेकिन कुछ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको डेप्रीशिएशन का हिसाब किताब अलग रखना रहता है और मशीन को खरीदने बेचने का हिसाब किताब अलग रखना रहता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन को अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो ये लाइफ टाइम में टोटल डेप्रीशिएशन जितना लग चुका है उसको बोलते हैं। मतलब ये जो वैल्यू है, ये बिना डेप्रीशिएशन लगी हुई वैल्यू है, कॉस्ट, लागत, जितने में खरीदे थे वो। और ये जो डेप्रीशिएशन है वो क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, मतलब लाइफ टाइम में मशीन जब से हमने खरीदी तब से लेकर अभी तक का डेप्रीशिएशन है। तो अगर मैं एक छोटा सा काम एक्स्ट्रा कर दूं, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, दोनों को माइनस कर दो, यहां कितना आ रहा है? कितना आया? 4 लाख, और इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो ये आ गई उसकी क्या? WDV आ गई। आ गई बात समझ में इतनी? मतलब ये उसकी कॉस्ट थी, टोटल अभी तक डेप्रिसिएशन कितने का लग गया? 1 लाख का। तो अभी उसकी WDV कितनी होनी चाहिए? 4 लाख।
ये इसकी कॉस्ट थी, अभी तक टोटल डेप्रिसिएशन लग गया कितने का, 130 का, तो बचा कितना 570, तो ये उसकी डब्ल्यूडीवी हो गई। तो अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया हुआ है तो आप छोटा सा एक काम कर लेना, ऐसा करके क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसा नहीं दिया हुआ है, कैसा नहीं दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो आप क्या कर लोगे, ये काम कर लेना। अब उसके बाद हम जो मैंने आप लोगों को सिखाया, सबसे पहले अपने फॉर्मेट में हम क्या लेते हैं, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेते हैं कि ओपनिंग कॉस्ट लेते हैं। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी थी, 4 लाख 2023, ये है ना भाई। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है, 5 लाख, ठीक है। डेप्रीसिएशन करेंट ईयर का कितना दिखेगा, पहले डेप्रीसिएशन कितने का था, बाद में बढ़ के कितने का हो गया, तो कितने का डिफरेंस है, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन कहलाएगा। अब आप क्या करो, टोटल मार दो, ये 570 प्लस 30 कितना होता है, 6 लाख होता है, और इधर जो डिफरेंस आएगा, तो मतलब हमने एसेट परचेस करी कितने की, 2 लाख की। अब एसेट परचेस करी मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको क्या दिखाओगे, कैश आउटफ्लो, और करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है तो इसको प्लस करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नेट प्रॉफिट, सॉरी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम वाले में, ठीक है। समझ में आ गई बात, इतना अगर समझ गए तो मान के चलो पेपर में अगर आ गया तो इससे बाहर नहीं पूछता है, मतलब इतने में ही आपके एग्जाम में वो चीजें आएंगी। तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया, 3 एग्जाम्पल दिए। पहला एग्जाम्पल किसका दिया था, पहला एग्जाम्पल क्या दिया था भाई, भूल गए, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दिया हुआ था, क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग दिया हुआ था, क्लोजिंग दिया हुआ था, और डेप्रीसिएशन करंट ईयर में 4, तो एसेट परचेस आ गया था। दूसरे वाले में ओपनिंग और क्लोजिंग बस दिया था और कुछ नहीं दिया था, तो जो डिफरेंस था हम उसको क्या मानते थे, डेप्रीसिएशन। और तीसरा वाला एग्जाम्पल मैंने ये लिया। चलो एक चीज और है, इससे क्या समझते हो, लैंड पहले कितने की थी, बाद में कितने की है, तो ये माना जाता है कि लैंड के ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगता है, ठीक है। ये नॉन डेप्रीशिएबल, ये एप्रीशिएबल एसेट है, इसका रेट बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसा भी आप लोगों को सिचुएशन देखने को मिलेगा, जब किसी एसेट की वैल्यू में कमी वगैरह नहीं होगी तो हम उसको क्या मानेंगे, उसमें डेप्रीसिएशन नहीं लगता है। तो ये हो गया आप लोगों का नोट नंबर कौन सा, 9। और परचेस और सेल वाली जब बात है, तो परचेस तो मैंने समझा दिया, अब बात आती है सेल वाली, सेल सेल वाली बात आती है। तो इसका मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को अभी एक एग्जांपल दे दूं, ठीक है। चलो देखो, सेल, प्लांट एंड मशीनरी, 2024 2023। पहले आपकी प्लांट, प्लांट ऑफ WDV ऑफ ₹20,000 सोल्ड फॉर ₹25,000। चलो ऐसा आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ये क्या है, ओपनिंग, और ये क्या है, क्लोजिंग, घटता हुआ दिख रहा है,
अगर मान लो नीचे की लाइन नहीं लिखे रहती तो हम जो 40,000 का डिफरेंस है उसको क्या मान लेते, डेप्रिसिएशन मान लेते। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि प्लांट जो है उसकी जो WDV थी 20,000 की थी, उसको कितने में बेच रहा है। तो यहां से तो एक चीज दिख रहा है कि हम कितना कमा डाले हैं इसमें, 5,000। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट। तो चलो इसका एक छोटा सा अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग WDV कितनी थी भाई, 5 लाख। क्लोजिंग WDV कितनी है, 4,60,000। जब कोई एसेट बेचते हैं तो क्या नाम से एंट्री करते हैं, बाय बैंक। अब अमाउंट कितनी डालू, 20 डालू कि 25, जितने में बेच रहे हैं वो वैल्यू जाएगी 25,000। बेचने से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो प्रॉफिट की एंट्री किधर करते हैं, इधर की इधर, इस तरफ डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना। अब अकाउंट दोनों साइड टैली करो, नहीं होगा। तो इधर का कितना आता है, 5,05,000। इधर का भी टोटल कितना आना चाहिए, 5,05,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन। कितने का है बता दो, 20,000 डेप्रिसिएशन। अब ये हमने किया क्या और क्यों किया, इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा देखते जाओ। बैंक अकाउंट, हमने प्लांट बेचा तो पैसा आया कि गया, बेचा तो पैसा आया कि गया। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा, ऐड। क्लियर है। आगे डेप्रिसिएशन जो दिख रहा है 20,000 का, ये करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। तो ये कहां ऐड होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाले में ऐड हो जाएगा। क्लियर है। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्या करते हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस करते। पॉइंट नंबर सी, 3rd नंबर का नोट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट को क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। नींद आ गई थी क्या फमीदा, ऐसे पेंसिल रखे, पेंसिल गिरी तब नींद खुली। इतना अगर आप लोगों को याद है या इतना अगर आप लोग ध्यान रखते हो तो उससे ज्यादा सवाल नहीं आता है भाई। समझ में आ गई बात। तो ये है आपका कौन सा अकाउंट, एसेट अकाउंट। अब वापस से अपने नोट्स में आ जाओ। हाँ भाई, लॉस अगर होता, जैसे मैं अभी जो एग्जांपल दिया था, तो यहां पर 25 के बदले कितना कर देता, मान लो मैं 15 कर देता। तो यहां पर बेचते कितने में, तो 10,000 का कितने का, 5,000 का लॉस हो गया। तो लॉस की एंट्री इधर दिखा देते, प्रॉफिट के बदले इधर लिख देते आप। अब लॉस को क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। प्रॉफिट था इसलिए क्या किए थे, माइनस। अपने नोट्स में वापस आ जाओ। तो हम अभी पढ़ क्या रहे हैं भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या बोलता है, सबसे पहले क्या लेते हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितने मेथड से बनाया जा सकता है, 2। एक होता है इनडायरेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट। तो हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड की। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में कराऊंगा। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, कौन सी है, इन्वेस्टिंग। अभी क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है। और दूसरा क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कनेक्शन किससे होता है, एसेट्स से। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कनेक्शन किससे होता है, लायबिलिटी से। ये तीनों का प्लस माइनस जो भी आएगा, पैसा आता है तो प्लस करते हैं, जाता है तो क्या करते हैं, माइनस। तो हमको जो नेट इफेक्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो में हम क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे, ये दिया रहता है क्वेश्चन में। और इसका ये दोनों को जो जोड़ लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर। तो हमने अभी तक की क्लास में क्या कंप्लीट कर लिया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बारे में हमने जानकारी कहां ली थी, नोट नंबर 1 में। उसमें क्या ऐड करते हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसके बारे में नोट नंबर 2 बना हुआ है। लेस क्या करते हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नोट नंबर 3 में आप देख सकते हो इसको। प्लस माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें 2 चीजें ऐड होती है और 2 चीजें लेस होती। कौन कौन सी चीजें ऐड होंगी, करंट एसेट का डिक्रीज और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज, ये दोनों ऐड होता है। और लेस क्या होता है, करंट एसेट का इंक्रीज और करंट लायबिलिटी का
डिक्रीज, ये दोनों लेस होता है। अब करंट एसेट क्या होती है और करंट लायबिलिटी क्या होती है उसकी भी लिस्ट बना के रखे हम कहां पर, नोट नंबर 4 में और नोट नंबर 5 में, ठीक है। उसके बाद इनका इफेक्ट लेने के बाद, वर्किंग कैपिटल आइटम के चेंजेस का इफेक्ट लेने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दो प्रकार का देखने को मिल सकता है, क्रेडिट नेचर का और दूसरा डेबिट नेचर का। तो इसके लिए लिस्ट नंबर 6 और 7 आप देख सकते हो, वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का अपन 2-2 3-3 नाम लिख दिए थे। ये प्लस माइनस करने के बाद क्या लेते हैं हम, इनकम टैक्स पेड, ये माइनस करेंगे, लास्ट में जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ये वाली अमाउंट को फिर हमको कहां लिखना रहता है, यहां पर लिखना रहता है। समझ में आ गई बात। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 हमारा क्या था, नोट नंबर हमारा किस बारे में था, नोट नंबर 1 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैंने इस चीज को सिंपलीफाई करके यहां पे आपके सामने लाके रखा है। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट क्या लेते हैं, आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन में हमको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दो टाइप का मिल सकता है, एक बैलेंस शीट से भी निकाल सकते हो और दूसरा कहां से निकाल सकते हो, पीएल से भी, एसओपीएल से भी। तो हम अगर बैलेंस शीट से निकाल रहे हैं तो ये वाला होगा, और पीएल से निकाल रहे हैं तो कौन सा वाला होगा, ये। मतलब बैलेंस शीट वाला अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो आप उसकी शुरुआत कैलकुलेशन करने की कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से। और एसओपीएल वाला अगर होगा तो इतना वाला आइटम को इग्नोर कर देना, आप स्टार्ट कहां से करोगे, यहां से। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है एज पर बैलेंस शीट वाला। इसमें क्या ऐड करेंगे हम, प्रोपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का प्रोपोज्ड डिविडेंड को ऐड करेंगे। क्लियर है मेरी बात। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में अगर हमने कोई डिविडेंड का पेमेंट किया है, वो इक्विटी शेयर का भी डिविडेंड हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर का भी डिविडेंड हो सकता है, ये दोनों को भी ऐड करना है। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये तीनों को ऐड करोगे। उसके बाद क्या ऐड करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व, इसको ऐड कर देंगे। तो हमको ये सब में, इसमें ये सब ऐड होने के बाद जो मिलेगा हमको, कौन सा वाला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा, एसओपीएल वाला। ठीक है। अब एसओपीएल वाला नेट प्रॉफिट मिलेगा, उसमें दो चीजों को ऐड करना है, दो चीजों को लेस करना है। कौन कौन सी दो चीज ऐड होंगी, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिट नेचर वाला होगा तो ये दोनों ऐड होगा। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अगर है तो क्या होगा, माइनस, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो माइनस। ठीक है, डेबिट क्रेडिट वाला माइनस होता है, डेबिट वाला प्लस होगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या था, सबसे पहला आइटम डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, आगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये सारी चीज कौन से नेचर की है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नेचर की है। ठीक है, ये सब चीज मैंने पहले वाले क्लास में बता दिया, एक गो थ्रू, मतलब क्या करवा रहा हूं मैं, एक शॉर्ट रिवीजन टाइप का करवा रहा हूं। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है नोट नंबर 4 में, करंट एसेट। करंट एसेट में एक चीज ध्यान देने वाली है, इन्वेंट्री लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अदर करंट एसेट लेते हैं। लेकिन करंट एसेट कैश और कैश इक्विवेलेंट होता है लेकिन लेते नहीं, क्योंकि इसकी जगह कहां पर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको अलग से दर्शाते। ये करंट एसेट होता है लेकिन इसको इंक्रीज डिक्रीज में नहीं लेते। क्लियर है मेरी बात। अब करंट सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तीन चीजें आती है, क्या क्या, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी को और किस नाम से जाना जाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटी में आता है पहला ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन अदर देन प्रोविजन फॉर टैक्स। ये इसको यहां पर क्यों छोड़ रहे, क्योंकि इसका ओपनिंग क्लोजिंग का अपन इनकम टैक्स पेड और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वो अपन कैलकुलेट करते हैं ना। अनएक्रूड इनकम या एडवांस इनकम, शॉर्ट टर्म लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी करंट एसेट, करंट लायबिलिटी होता है, लेकिन क्या करते हैं इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते हैं। और अदर करंट लायबिलिटी, देखो दो चीज ध्यान देने वाली है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में, एक कौन सी,
ये इसको यहाँ नहीं लेते हैं, और किसको नहीं लेते हैं? शॉर्ट टर्म लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं लेते। एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम डेबिट वाले में क्या आता है? लॉस बाय फायर और लॉस बाय अर्थक्वेक। एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम क्रेडिट में क्या आता है? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड और गवर्नमेंट ग्रांट। इनकम टैक्स का जो अकाउंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, मैंने आप लोगों को आज क्लास स्टार्ट करते समय बता दिया था, और आज की क्लास में अपन ने और किस बारे में बात करी? एसेट अकाउंट। अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, तो नोट नंबर 9 तक का कवरेज है सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, है ना। अब इसके बाद की क्लास में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में।